डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो कैथोड रेज पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम करके इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन किया। हर प्रॉपर्टी के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड भी है। बहरहाल जो ज़रूरी डायग्राम है वो मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा और एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो हेटोफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब में, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जैसा कि कल हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब लो प्रेशर पर कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, और कैथोड रेज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैथोड रेज कैथोड से ट्रेवल करती हैं एनोड की तरफ। तो अब अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट, उसने एक क्रॉस रखा इनके रास्ते में, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिस पर लाइट पास नहीं होती। तो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट कैथोड रेज के रास्ते में रख दिया जाए तो इसका शेडो बनेगा, यहाँ पे अपोजिट वॉल पर इसका क्या बनेगा, शेडो बनेगा। सो दे कास्ट द शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द अपोजिट वॉल। तो कैथोड रेज की वजह से जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसका साया सामने वाली दीवार पे बनता है। तो ये तो बिल्कुल लाइट की तरह, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जिस तरह लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और अपने सामने जो ओपेक ऑब्जेक्ट उसके आता है उसका शेडो बनाती है, सो ये भी उसका शेडो बनाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी है कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा, अगर इसके सामने एक लाइट सा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, एक पेडल व्हील जिसको हम कहते हैं, यानी यही डायग्राम है, और इस बार यहाँ पे हम कोई लाइट सा पेडल व्हील रखते हैं, मतलब वो कह लें कि कोई बहुत हल्का सा, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पेडल व्हील है। तो जब ये पेडल व्हील इसके रास्ते में रखा जाएगा, अब कैथोड रेज जब प्रोड्यूस होंगे, ट्रेवल करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इनके टकराने के नतीजे में ये पेडल व्हील रोटेट होगा। सो व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अगेंस्ट दिस पेडल व्हील, इट इज रोटेटेड। तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है किस चीज़ में, इस पेडल व्हील में। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी रखती है और अगर ये मोमेंटम रखती है, तो इसका मतलब है कि ये तो मटेरियल पार्टिकल हैं। सो कैथोड रेज आर पार्टिकल इन नेचर। व्हाई दे आर पार्टिकल? बिकॉज दे पोजेस मोमेंटम, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी रखती है, ये मोमेंटम रखती है, और जब ये पेडल व्हील से टकराती है तो उसमें अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है जिससे वो रोटेट होता है। सो यही हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। यानी ये सिर्फ रेज नहीं है, सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि इनका पार्टिकल नेचर है। तो दो बातें हो गई, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे आर मटेरियल पार्टिकल। अब तीसरा पॉइंट, अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करती थी, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे यूज्ड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने पहले देखा था, ये इस तरह सीधे आती थी। ओके, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हम ऑन करेंगे तो ये बेंट होंगी। तो ये जो कैथोड रेज हैं, दे आर बेंट, तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। बहरहाल राइट एंगल पर ये क्या होती हैं, ये बेंट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर, उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन कंक्लूजन ये है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये डिफ्लेक्ट होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या चीज़ डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड उन पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है जिनके ऊपर चार्ज हो।
मतलब ये पता लगाने के लिए कि इनके ऊपर चार्ज है या नहीं है, इसके सामने हमने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन हुआ तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि इन पर चार्ज है। यही हमारा तीसरा पॉइंट है कि दे आर चार्ज पार्टिकल। ये जो कैथोड रेस हैं इनके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज पार्टिकल हैं। अब चार्ज कौन सा चार्ज है, इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर कैथोड रेस के सामने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो ये मेरे पास कैथोड रेज है, इसके सामने मैंने ये दो प्लेटें रखी है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। सो जब दो प्लेटें, चार्ज प्लेटें, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सामने रख दिया जाए तो कैथोड रेज जो कि पहले कहाँ जाती थी, पहले तो ये सीधा जाती थी, so they deflect toward the positive plate. So कैथोड रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। अब हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड रे को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि कैथोड रेस पर खुद नेगेटिव चार्ज है। यही हमारा चौथा पॉइंट है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की मदद से डिटरमिन किए गए। ओपेक ऑब्जेक्ट का ये साया बनाती है, मतलब ये ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइट पेडल व्हील को रोटेट करती है, मतलब इनका मोमेंटम है, ये मटेरियल पार्टिकल हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, तो मतलब इसके ऊपर चार्ज है और चार्ज कौन सा है, वो नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा ये कैथोड रेज जो हैं ये गैसों को आयोनाइज कर सकती हैं, क्योंकि ये ताकतवर रेस हैं। तो अगर इनके सामने कोई गैस का मॉलिक्यूल आता है, ये ले लें हाइड्रोजन का एटम ले लें, तो इसके ऊपर ये कैथोड रेज जब पड़ेंगी तो कैथोड रेज इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सकती हैं, नतीजतन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा और हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। सो ये अपने एनर्जी की वजह से, चूंकि ये एनर्जेटिक रेस हैं और इनकी एनर्जी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये गैसों से इलेक्ट्रॉन निकालती हैं और गैस आयन बन जाते हैं। सो दे आयोनाइज गैसेस। सिमिलरली अगर इसको मेटल की सरफेस पर डाला जाए तो अगर बहुत ताकतवर कैथोड रेस हैं तो बहुत ताकतवर कैथोड रेस तो मेटल से एक्स रेस भी एमिट करवा सकती हैं। और इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी सरफेस पर वो भी होता है, मतलब दे इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, ये मेटल से भी क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करवाती हैं। अच्छा, इसके अलावा दे प्रोड्यूस एनफ्लोरेसेंस। जब ये किसी सरफेस के साथ टकराती है, जैसे शीशा, तो ग्लास के साथ जब ये टकराती हैं तो उसमें ये इन्फ्लोरेसेंस या चमक पैदा करती हैं, मतलब ये लूज देयर एनर्जी। जब ये टकराती हैं ग्लास की सरफेस के साथ तो जो एनर्जी इनकी लॉस होती है, इसकी वजह से लाइट इमिट होती है, तो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि चमक पैदा होती है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेस की। मैं ज़रा दोबारा इसको अगर जल्दी से रिपीट करूं तो दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे आर मटेरियल पार्टिकल इन नेचर हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल। और कौन सा चार्ज है, सो दे आर नेगेटिवली चार्ज। एनर्जेटिक हों तो गैसों को आयोनाइज करती हैं, मेटल से एक्स रेस इमिट करवा सकती हैं, नहीं तो नॉर्मली मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट करवा सकती हैं। इसके अलावा जब शीशे से टकराती हैं तो चमक पैदा करती हैं। अब लेक्चर के अगले हिस्से में मैं जो जे थॉम्सन ने कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशो मालूम किया और उसके नतीजे में उसने कहा कि कैथोड रेज एक्चुअली क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है जो कि हर एटम में पाया जाता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो उस एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, यानी वी आर गोइंग टू डिटरमिन द चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑफ कैथोड रेज। तो चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट चार्ज टू मास रेशो के कैथोड रेस का किस तरह डिटरमिन हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में जे थॉम्सन ने। तो जे थॉम्सन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ तब्दीलियां की। एक तो आप वाज़ेह देख सकते हैं कि इसका शेप मॉडिफाइड है, मतलब उसने एक एंड को सिलेंड्रिकल बनाया, एक मेड द वन एंड सिलेंड्रिकल। इसके अलावा दूसरी जो हम तब्दीली है, ये जो एनोड है, एनोड की प्लेट को उसने परफोरेटेड या सुराखदार बनाया। इसके अलावा इसमें एक ही वक्त में आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बड़ी तब्दीलियाँ।
मेड वन एंड सिलेंड्रिकल। दूसरी बात के उसने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसका अरेंजमेंट किया, और साथ साथ ये जो कैथोड था एनोड था इसको क्या बनाया, परफोरेटेड बनाया। सो पहली दफ़ा उसने ये किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑफ है, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको भी ऑफ रखा। अगर दोनों फील्ड ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, और हम नॉर्मली कैथोड रेज प्रोड्यूस करते हैं, तो कैथोड रेज हम जानते हैं कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्राइक एट सर्टेन पॉइंट P1, ये किसी नुक्ता P1 के साथ टकराती हैं। सो पहला केस ये है कि दोनों फील्ड, जिस तरह के हमने पहले भी कैथोड रेज प्रोड्यूस किए एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों फील्ड जब ऑफ होते हैं तो कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, किसी पॉइंट P1 के साथ टकराती हैं। अब केस नंबर 2 ये है हमारे पास कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ ही रखा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन किया तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है, किसको, ये कैथोड रेज को डिफ्लेक्ट करता है। तो अब कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होंगी तो किसी पॉइंट P2 से टकराएंगी, तो कोई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, किसी एंगल पर ये डिफ्लेक्ट होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये डिफ्लेक्ट होती हैं और किसी पॉइंट P2 पर टकराती हैं। इसी तरह अगर केस नंबर 3 में ले लूँ तो केस नंबर 3 ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है अब और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रखा है उसने, तो इस बार भी ये डिफ्लेक्ट ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड इस तरफ है तो ये डिफ्लेक्ट होंगे और किसी पॉइंट P3 पर टकराएंगे। तो केस नंबर 1 में P1 पर जब दोनों फील्ड ऑफ थे, केस नंबर 2 जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन था तो कोई पॉइंट P2 ले लें जहां पर ये स्ट्राइक करती हैं, और केस नंबर 3 में जब मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो ये P3 के साथ टकराएंगे। अब केस नंबर 4 ये है कि दोनों फील्डों को ऑन करो, दोनों फील्ड ऑन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन रखो, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन रखो और दोनों की स्ट्रेंथ को भी बराबर रखो। अगर इक्वल स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए जाएं तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये अगेन कहां पर टकराएगा, P1 पर। तो यहाँ पे P2 था, ये P3 था, अब फाइनली ये कहां पे दोबारा टकराएगा, P1 पे। जब दोनों फील्डों की ताकत क्या होगी, बराबर होगी, तो ये अगेन P1 पर टकराएगा। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से उसने जो कंक्लूजन निकाले तो उस पर अब बात करते हैं, और इसने जो मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की, तो जे थॉमसन के मुताबिक ये चूंकि एक सिलेंडर है, सर्कुलर पाथ बन जाता है। अगर मैं इस डिफ्लेक्शन को शो करूं यहाँ से तो ये तो सर्कुलर पाथ सा बनता है। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूवमेंट करती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ये जो डिफ्लेक्ट हुआ, इसने जो सर्कुलर पाथ फॉलो किया है, तो इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं ज़रा इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। सो अब हम थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जब डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, तो जब ये डिफ्लेक्ट होता है तो इसका ये पाथ सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम जाहिर करते हैं mv²/r से, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को हम जाहिर करते हैं कैपिटल B N2E N2V। सो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं क्योंकि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। सो अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कि B N2E N2V इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब इक्वेशन के दोनों साइड पर v है, तो ये v जो है इसके साथ इसकी ये पावर ख़त्म हो जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगी B N2E बराबर है m/v/r। ठीक है, अब ये मास है और ये चार्ज है। हम जा रहे हैं किस तरफ, चार्ज टू मास रेशो निकालने के लिए। अगरचे वो मास और चार्ज को अलग अलग मालूम करना चाहते थे, लेकिन एट द एंड उसके पास चार्ज टू मास रेशो ही आई। तो मास को ज़रा इस साइड पे करें तो आपके पास आ जाएगा E/m, क्योंकि इधर
मल्टीप्लाई या इधर डिवीजन में आ जाएगा और ये b इधर नीचे आ जाएगी, b को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो इट विल बी इक्वल टू v बटा बी आर। तो इस इक्वेशन से चार्ज टू मास रेशो मालूम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे v जाहिर करता है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए इस डिवाइस में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो कैथोड रेज की वेलोसिटी वो मालूम नहीं कर सका था। तो लिहाजा अब वेलोसिटी को चेंज करेंगे किसी दूसरी मिकदार से, मैथमेटिकली किसी दूसरे मिकदार से इसको चेंज करेंगे और चार्ज टू मास रेशो निकालेंगे। अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बराबर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जाहिर करते हैं कैपिटल ई इंटू स्मॉल ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और चार्ज, और इसके अलावा बी इंटू ई इंटू वी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर ई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी की कीमत अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो ये तो पहले स्टेप में आ जाएगा ई इंटू बी वी। तो ये वी जो है इसको अगर सेपरेट करें तो ये ई बटा बी के बराबर होगा। तो वी की ये कीमत जो है, ये जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो मैं ज़रा इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे E बाई एम इज इक्वल टू वी एन टू 1 बटा बी आर, इस तरह लिख ले। अब ये V की कीमत क्या है, E बटा बी, तो इसको रिप्लेस कर ले। तो E बटा बी एन टू 1 बटा बी आर, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे इससे आएगा। सो E बटा एम इज इक्वल टू E बटा बी स्क्वेयर आर। अब E स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, R जो है वो आप वो डायग्राम के डायमेंशन से मालूम कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से जे थॉमसन ने मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है E बाई एम दैट इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, या 1.76 ज़रबे 10 की ताकत 11 कूलम पर किलोग्राम। सो ये जो डिराइवेशन है इक्वेशन, डिराइवेशन के बाद उसने ये जब मैथमेटिकल वैल्यूज पुट की इनकी, तो उसके पास एक रेशो आई। दिस रेशो इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, या 1.7 11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये उसके पास आई चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। अच्छा, अब उसने मुख्तलिफ गैसेस के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट की, यानी उसने डिफरेंट गैसेस को, कैथोड रेज में उसने गैस को चेंज किया, इसके बाद उसने इलेक्ट्रोड चेंज किए, लेकिन फॉर डिफरेंट गैसेस एंड फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ये बात जरा दोबारा सुन ले, मुख्तलिफ गैसेस और मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड के लिए चार्ज टू मास रेशो क्या आएगी, सेम आएगी। यानी ये जो चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ द कैथोड पर भी डिपेंड नहीं करती। तो ये कांस्टेंट आती है, हर बार कांस्टेंट आती है। तो यहाँ से उसने कंक्लूड किया कि ये कैथोड रेज तो कोई फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर एटम से निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज एज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, जिसको हम कहते हैं कि कैथोड रेज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैं जरा समझाता हूँ आपको। तो जे थॉमसन ने कहा कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस यूज करूँ तो हाइड्रोजन से तो आएगा H पॉजिटिव जमा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और अगर हीलियम यूज करूंगा तो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना, 2e। अब अगर इलेक्ट्रॉन 1 हो तो हम चार्ज 1 टाइम लेंगे और मास भी 1 टाइम लेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे तो चार्ज हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मास भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो रेशो है ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। So according to J. Thomson, the nature of the gas does not affect the charge to mass ratio. So इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा पार्टिकल है जो हर एटम में पाया जाता है। तो कैथोड रेज आर नॉट, कैथोड रेज एक्चुअली दे आर एक्चुअली मटेरियल पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, जो कि हर एटम से एमिट होती है। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम।